आज मैं विश्वविख्यात शल्य चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र नारायण शाही के बारे में कुछ ऐसी बात बताना चाह रहा हूं जो सामान्यतः लोगों को पता नहीं है। इस संदर्भ में मैं उन चीज़ों को भी याद करना आवश्यक समझता हूं जब बिहार के सृजन की शताब्दी वर्ष मनाई जा रही थी तो बिहार सरकार के ने एक उच्च स्तरीय कमेटी में यह निर्णय लिया था कि बिहार के विकास में, बिहार के निर्माण में वैसे महापुरुषों का, वैसी विभूतियों का भी नाम अंकित किया जाए और उनको उनकी जीवनी लिखी जाए जिन्होंने बिहार के नाम को देश और विदेश के स्तर पर ऊंचा उठाया है। इस संदर्भ में पहले भी भारत सरकार के स्तर पर नेशनल बायोग्राफी नामक पुस्तक छपी है। तो बिहार के स्तर पर बिहार विभूति 3 खंडों में प्रकाशित की गई। उन खंडों में बिहार के सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, तकनीकी, चिकित्सा, न्याय, समाज सेवा, समाज विज्ञान इत्यादि के क्षेत्रों में, साहित्य इत्यादि के क्षेत्रों में, संगीत, इन क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और बिहार का नाम रोशन किया, वैसे लोगों का की जीवनी प्रकाशित 3 खंडों में हुई, जिसमें 700 से ऊपर लोगों के बारे में लिखा गया। उसमें उपेंद्र नारायण शाही जी का नाम शामिल है, उनकी जीवनी प्रकाशित है। उनकी प्रतिभा और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में उनके कई शिष्यों ने और कलीग ने भी कई जगह में लिखा है और ज्वेल्स ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज के रूप में भी उनकी उपलब्धि कई जर्नल्स में प्रकाशित है जो मुझे देखने को मिली। इस संबंध में मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि शाही मीनापुर जो प्रतिभाओं की भूमि है, जहाँ से ऐसी प्रतिभाएं जन्म ली जो राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर अपनी प्रतिभा को प्रतिष्ठापित किया। और भाग्यवश उसी भूमि पर मेरा भी जन्म हुआ। तो डॉक्टर शाही एक ऐसे प्रतिभाशाली शल्य चिकित्सक हुए जिनके बारे में उनके शिष्य और उनके सहयोगी डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि बिरले ही ऐसे तीक्ष्ण शल्य चिकित्सक पैदा होते हैं जैसा कि डॉक्टर शाही थे। और उनकी मेधा के बारे में, उनकी कर्मठता के बारे में गीता के इस श्लोक को दोहराया गया है कि कर्म ही पूजा है। और डॉक्टर शाही समय और अपने कार्य के प्रति इतने प्रतिबद्ध थे कि लोगों को ये हैरानी होती थी कि सभी काम को संपादित करते हुए जो एक सही समय निर्धारित होता था उनके पहुंचने का, उससे पहले वो अपने कार्य पर पहुंच जाते थे। तो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का चिकित्सक के रूप में एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जो चिकित्सक
वर्ग में इसकी जानकारी शायद न्यूनतम हो या नहीं हो। इसका एक सुखद आश्चर्य मुझे तब हुआ जब उनके सुयोग्य सुपुत्र श्री पुष्कर नारायण शाही ने एक पत्र मुझे दिया, जो उनके छात्र अवस्था में उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा था। और वो ऐतिहासिक दृष्टि से एक इतना अमूल्य दस्तावेज है जिसमें 1942 के आंदोलन के बारे में पूरा जिक्र है। और उस पत्र के पढ़ने से कई चीजें स्पष्ट होती है। जो उस समय आज़ादी के तराने गाए जाते थे और आज़ादी के तराने गाने वालों के लिए वंदे मातरम एक ऐसा शब्द बन गया था कि किसी चीज का प्रारंभ लोग वंदे मातरम से ही करते थे। कई ऐतिहासिक अभिलेखों में इस वंदे मातरम के बारे में जिक्र है। तो अपनी चिट्ठी का प्रारंभ वो वंदे मातरम से करते हैं। और उस पूरी चिट्ठी में 1942 के आंदोलन में हो रहे जुल्मों का जिक्र है, जिन 7 शहीदों की फायरिंग हुई थी और जो मारे गए थे उनका जिक्र है। और उसमें यह भी जिक्र है कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है और देश की सेवा के लिए प्राण उत्सर्ग भी हो सकता है। ऐसे लोगों को देश की सेवा पर न्यौछावर होना चाहिए। उस पत्र में यह भी जिक्र है कि जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, जल की तरंगों पर चलता हुआ ये जीवन कब पुलिस की फायरिंग में चली जाएगी इसका भी ठिकाना नहीं, लेकिन मातृभूमि को आज़ादी प्राप्त करके ही भारत के लोग दम भरेंगे, दम लेंगे। तो इस तरह से पूरी चिट्ठी एक ऐसी चिट्ठी है जिसमें एक पति पत्नी के बीच एक संवाद होता है। उस संवाद में राष्ट्रभक्ति और आंदोलन के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरा यह भी है कि उसी उनके ग्रामीण राम बाबू सिंह भी जेल गए थे, तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इस बात का भी जिक्र है। और वो स्वयं नजरबंद हैं, इस बात का भी जिक्र है। इस बात की पुष्टि और जगहों से भी होती है कि जो गणेश दत्त पत्रिका में एक फ्रीडम फाइटर ने ये बात लिखी है कि 1940 आंदोलन में घायल हो गए थे और घायल होने के बाद जब पीएमसीएच में भर्ती हुए तो उनकी पूरी देखभाल डॉक्टर शाही तत्परता के साथ कर रहे थे। तो इस तरह से एक राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो उनके जीवन का पक्ष है, वह पक्ष बिल्कुल लोगों के सामने अनभिज्ञ था। ये दुर्लभ पत्र ऐसा था कि जब नेशनल आर्काइव्स एनसीईआरटी की तरह बिहार सरकार के पाठ्यक्रम के लिए भी एक सिलेबस कमेटी आई थी जिसमें विशेषज्ञ लोग थे। तो ऐतिहासिक तथ्यों को किस तरह से विद्यार्थियों को परिचय कराया जाए, उसमें सरकारी दस्तावेज से लेकर निजी अभिलेख जो भी शामिल करना था, तो मैंने ये पत्र उन लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और ये पत्र उन लोगों को इतना महत्वपूर्ण लगा कि उन्होंने बिहार सरकार के छठे वर्ग के लिए जो इतिहास की पुस्तक है, उस पुस्तक के सिलेबस के रूप में उसको स्वीकार किया और प्रकाशित हुई। और वो पुस्तकें आज घर घर में, क्योंकि 60 लाख प्रतियां उसकी प्रकाशित होती है प्रतिवर्ष, तो ये इतनी प्रतियां प्रकाशित हो गई कि ये घर घर ये पुस्तक आज पाठ्यक्रम के रूप में मिलता है। तो हम लोग उनको सब दिन खादी पहनते हुए, सफेद खादी का पैंट और शादी का शर्ट हम लोगों ने देखा था।
तो ये बात लगती थी कि आज़ादी के दौरान गांधी के प्रभाव के कारण लोग खादी पहनना शुरू किए थे, वो उसका ही वो परिणाम है कि वो खादी पहनते हैं। लेकिन उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता के लिए जीवन उत्सर्ग करने की भावना थी, यह हम लोग नहीं जानते थे, जो उस पत्र से हम लोगों को प्राप्त होता है। और वो एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में पहले तो अभिलेख बिहार में प्रकाशित हुआ और फिर वो स्कूली पाठ्यक्रम में प्रकाशित हुआ। अब न जाने कितने लोगों ने इसको ऐतिहासिक अनुसंधान के संदर्भ स्रोत के रूप में इसको उसका उपयोग किया है। तो एक जीवन का एक ऐसा पक्ष था जो जिससे लोग अनभिज्ञ थे। इस तरह के बहुत सारे पत्र होंगे और इतिहास के बहुत सारे दस्तावेजों को मैंने खंगाला है। इस तरह के निजी पत्र उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के भी मिलते हैं, लेकिन किसी पाठ्यक्रम में वो शामिल नहीं है। इस तरह का एक पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी धर्मपत्नी को लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नाम और पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अब देश की आज़ादी के लिए मुझे अपने जीवन को समर्पित करने का उद्देश्य है। आपका स्थान मेरे दिल में वही रहेगा जो पहले था और आगे भी रहेगा, लेकिन देश सेवा में बहुत तरह की कठिनाइयाँ उठानी पड़ेगी, लेकिन आपको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। तो गांधी के नेतृत्व में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में किस तरह महिलाएं भी भाग ले रही थी और महिलाओं के कारण जो हमारे वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे, सो उन लोगों ने भी अपने पारिवारिक जीवन की आहुति दी, तो उसमें अपनी पत्नियों का सहयोग भी उन्होंने प्राप्त किया। तो इस बात से यह बात प्रमाणित होती है। दूसरी बात उनके चिकित्सीय पक्ष का है, जिसके बारे में जैसे कि उनका जन्म 2 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था और 1947 में उन्होंने MBBS की परीक्षा पास की थी पटना मेडिकल कॉलेज से, जिसमें कि MBBS में उनको रेयर डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ था। उस रेयर डिस्टिंक्शन के बारे में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद लिखते हैं और उनके डॉक्टर शाही के उस समय के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी थे डॉक्टर भार्गवा, उन्होंने एक प्रमाण पत्र दिया है, जो प्रमाण पत्र अभिलेख बिहार में भी प्रकाशित है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद से 3 ऐसे लोग हैं जिनको कि सर्जरी में ऑनर्स प्राप्त हुआ है, परंतु इतना अधिक अंक रेयर डिस्टिंक्शन से प्राप्त करने वाले आज तक कोई नहीं हुए। और दूसरी पुस्तक जो डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने 2012 में प्रकाशित की है, मेरा जीवन सेवा और संघर्ष, उसमें उन्होंने लिखा है कि 93% मार्क्स जो डॉक्टर शाही ने सर्जरी में प्राप्त किया, तो आज भी वो कीर्तिमान अक्षुण्ण है। अभी तक दूसरे किसी ने इसको नहीं प्राप्त किया है। और इस रेयर डिस्टिंक्शंस के कारण MBBS करने के में हाउस सर्जनशिप के 6 महीना की अवधि में इनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से सिविल सर्जन के रूप में, असिस्टेंट सिविल सर्जन के रूप में बेतिया में होती है और बेतिया से फिर पटना सिटी में, और MBBS रहते हुए ही इनका PMCH में एज एसोसिएट लेक्चरर, असिस्टेंट लेक्चरर इनकी बहाली हो जाती है, जो भी एक रेयर उपलब्धि थी। और फिर वहीं से वो MS करते हैं, वहाँ से वो लंदन रॉकफेलर फाउंडेशन के
छात्रवृत्ति पर MS करने के लिए जाते हैं, जहाँ की उन्होंने पेडियाट्रिक सर्जरी और चेस्ट सर्जरी में से FRCS प्राप्त करके वो आते थे। उनके व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता यह भी थी कि वो कट्टर शाकाहारी थे, और शाकाहारी होने के कारण उनके भोजन में भी एक दिक्कत होती थी। तो इंग्लैंड में इस भोजन की दिक्कत से और भाग्यवश उनको रीढ़ की ऐसी बीमारी हुई जिसके कारण उनको बीच में ही आना पड़ा, और वहाँ से उन्होंने एडिनबर्ग से उन्होंने FRCS की डिग्री प्राप्त की, और यहाँ फिर पुनः PMCH में उनकी उसी पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। और 1962 या 63 में वो प्रोफेसर के पद पर बहाल हुए, और जब RVP सिन्हा उसके सेवानिवृत्त होने के बाद PMCH के अध्यक्ष के पद पर बहाल हुए, और जीवन के अंत तक वो वहाँ मतलब 1983 तक वो उस पद पर वो बने रहे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एमरेटस प्रोफेसर के रूप में बिहार सरकार ने सम्मानित किया, और उसके बाद 1983 में भारत सरकार ने BC राय अवार्ड से भी सम्मानित किया। डॉक्टर शाही एक चिकित्सक के रूप में कठिन से कठिन शल्य चिकित्सा करने से वो कभी पीछे नहीं हटते थे, और कहा जाता है कि जो भी लोग भारत में पूरे भारतवर्ष में जो कठिन से कठिन सर्जरी होती थी, जो दूसरे डॉक्टर उसको नहीं कर पाते थे, वैसी चीज़ों को भी डॉक्टर शाही निसंकोच करते थे और उसमें सफल होते थे। जो नरेंद्र प्रसाद ने इस बारे में लिखा है कि कैसी सी हुई कठिन सर्जरी हो जिसमें उनकी दक्षता थी, और उनके इस प्रेरणा से मैंने भी इस तरह के बहुत सर्जरी को करना प्रारंभ किया। दूसरी बात उनके संबंध में ये बात बताई जाती है कि वो स्वभाव से बिल्कुल करे थे, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि सज्जन पुरुष ऊपर से नारियल की तरह कठोर और भीतर से सॉफ्ट होते हैं, उस तरह से उनका व्यक्तित्व बिल्कुल सरल था और कोमल हृदय के थे और बहुत संवेदनशील थे, लेकिन किसी की भी गलती को बर्दाश्त नहीं करते थे। दूसरी पर्सनालिटी उनके अंदर ये थी कि वो इतने लीडर थे और साहसी थे कि किसी भी आदमी को गलत पर डांटते हुए उनको संकोच नहीं होता है। इसके संदर्भ में उन्होंने कई उदाहरणों का उद्घाटन किया है। एक तो ये है कि जब वो वार्ड में अपने मरीजों को साथ को देख रहे थे, वैसी स्थिति में एक विधान परिषद सदस्य उस वार्ड में उनके मना करने के बाद भी घुस गए। तब उन्होंने मना किया था, लेकिन वो जबरदस्ती घुस गए, तो उनको उन्होंने डांट के वहां से निकाल दिया। निकाल देने के कारण वो विशेषाधिकार समिति में इस बात को ले गए और वहां से पारित भी हो गया, और वर्षों तक ये मुकदमा चलता रहा, ये झेलते रहे। इस संदर्भ में इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनके वो पर्सनल फिजिशियन भी थे, और जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक चल रही थी, उस समय भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के साथ उन्होंने संविधान सभा की कार्यवाही को भी देखा था। परंतु
डॉक्टर कृष्ण सिंह के ये कहने पर कि आप इतने अच्छे सर्जन हैं, आपका समय ज़ाया हो रहा है, आप एक लाइन का खेद लिख दीजिए, सो विधायिका सब सर्वोपरि होती है, इसमें आप परेशान हो जाएंगे। तो डॉक्टर शाही ने छूटते हुए कहा कि आपकी हर एक बात मैं शिरोधार्य करता हूँ, परंतु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैं न्यायाधीश को भी ये बात कहता रहूँगा कि इसमें हमारी गलती नहीं है। इसके लिए मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मैं उसको झेलने के लिए तैयार नहीं हूँगा। इस बात पर श्री कृष्ण सिंह रुष्ट भी हुए, परंतु इन्होंने क्षमा नहीं मांगी क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। बहुत दिनों के बाद ये मामला शांत हुआ। इसी प्रकार एक दूसरी घटना भी है जिसमें कि किसी बड़े पदाधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के थे, वो आउट ऑफ वे चाह रहे थे कि उनको वो देख लें और वाईएस होने का रोक काट रहे थे। जो सीक्वेंस था मरीजों का, उसी सीक्वेंस में वो देख रहे थे। उनको लगा कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, तो दोबारा उन्होंने अपना नाम और फिर आईएस शब्द जोड़ा। तो उन्होंने कहा कि आप 2 कुर्सी लेके बैठ जाइए। तो इस तरह से किसी भी आदमी को जो उनसे नीतिगत या जो काम से अतर होके जो उनसे करवाना चाहता था, उसको वो तरजीह नहीं देते थे। तो 2 चीज जो उसमें उन्होंने लिखा है कि इतना निडर और साहसी व्यक्ति बिरले ही पाए जाते हैं। तो ये उनकी एक प्रतिभा थी। तीसरी बात उनमें ये थी कि मरीजों की सेवा सर्वोपरि थी। जैसा कि इतिहास के लोग या और अन्य लोग आज भी याद करते होंगे कि जब केवी सहाय के मुख्यमंत्रित्व काल में गांधी मैदान में फायरिंग हुई थी और बहुत लोग घायल भी हो गए थे, लाठीचार्ज हुआ था और बिहार के कई नेता, रामानंद तिवारी, कॉमरेड चंद्रशेखर इत्यादि लोग घायल हुए थे और कॉमरेड चंद्रशेखर को ऐसी चोट लगी थी जिसके कारण वो बेहोश गिरे थे। ये डॉक्टर शाही को जब ये पता लगा तो वो उन्हें अपने वार्ड में भर्ती कर लिए और वहाँ से पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पीएमसीएच पहुंच गई। वहाँ डॉक्टर शाही ने कहा कि ये मैं चिकित्सक हूँ और ये हमारे अभी पेशेंट हैं। एज चिकित्सक हमको उनकी जान की रक्षा करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप यहाँ से इनको नहीं ले जा सकते हैं। मैं जहाँ इनको भर्ती कराए हूँ आप वहाँ चारों तरफ से पहरा डाल के आप इनकी देखिए, लेकिन ये तब तक नहीं यहाँ से जाएंगे जब तक से इनकी चिकित्सा नहीं होगी। इंद्रदीप सिन्हा जो बिहार सरकार के राजस्व मंत्री थे और पार्लियामेंट के सदस्य भी थे, उस समय के बहुत बड़े वक्ता और विद्वान सांसद थे। उन्होंने डॉक्टर शाही के बारे में जो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, उनके साक्षात्कार के आधार पर उसमें डॉक्टर शाही के इस बात का जिक्र किया है। तो डॉक्टर शाही जितने बड़े चिकित्सक थे उतने ही बड़े ह्यूमैनिटेरियन भी थे और समय की पाबंदी के लिए वो समय की पाबंदी के लिए वो बहुत ही विख्यात थे। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने कहा है कि जब हम लोग एमएस कर रहे थे, जब हम एमबीबीएस में थे, तो सर्जरी जिस विषय को पढ़ा रहे थे, तो उस 3 वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें डॉक्टर शाही ने कभी क्लास नहीं लिया हो या छुट्टी ले ली हो या क्लास छोड़ दिया हो। और उन वर्षों में एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार वो पूरे कोर्स को वो पढ़ा चुके थे, जिसके कारण सर्जरी उनके लिए हुआ नहीं रह गया था। तो इस तरह की कर्मठता उनके अंदर थी।
दूसरी बात जो उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि नेता के रूप में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बिहार मेडिकल एसोसिएशन के वो अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष के रूप में भी जो उन्होंने काम किया था, जिसमें चिकित्सा सेवा शर्तों में सुधार, उनके उसके पे स्केल में सुधार, इसमें जो उनकी कर्तव्य परायणता देखी गई थी, बिना कोई क्लास छोड़े हुए, बिना कोई पेशेंट को नेग्लेक्ट किए हुए आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका थी, जिससे कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम हुआ था उस आंदोलन में, उसमें भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। और डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो उनसे हमें डर लगता था, वो डर जो है वो प्रेम के रूप में परिवर्तित हो गया, जो उनके जीवन भर हमारा बना रहा। और ऐसी प्रतिभा थी डॉक्टर वीरेंद्र शाही की। तो जो उनका रिकॉर्ड है वो आज तक कायम है। तो इसलिए ये शाही मीनापुर गांव जो प्रतिभा की भूमि है, जिसमें ऐसी प्रतिभा को उन्होंने जन्म दिया कि उनके मर जाने के 2 दशक बाद भी आज भी वो जो उपलब्धि है वो उस तरह से ही कायम है, जिसको दूसरे ने नहीं रोका। ऐसे महापुरुष को मैं अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ।